Good morning to all of you. How are you all? Welcome to Shipping Minds. We know I'm back with my long videos क्योंकि मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ आप लॉन्ग वीडियोस बनाइए ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हैं हम यूनिट वाइज ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे स्टार्ट करें। जो इम्पोर्टेंट यूनिट है यूनिट 3, और ये बहुत लेंदी यूनिट है, तो क्यों ना हम उससे स्टार्ट करें। तो आज ये है हमारा यूनिट 3 जो है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। किसी भी यूनिट को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस यूनिट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। और इसी वजह से मैं पहले जो यूनिट 3 है उसका आपके पास एक क्रक्स लेके आई हूँ कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी क्या होती है, कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, उनके क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और किस तरह का एक कम्युनिटी का फीचर होता है, क्या चीज़ें हैं जो कम्युनिटी एंड एसोसिएशन में डिफरेंस बताती हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कम्युनिटी के कुछ फीचर्स आपको दे दिए जाएंगे एंड एसोसिएशन के, कि आप फाइंड आउट कीजिए इसमें कि कम्युनिटी किस में आएगा एंड एसोसिएशन किस में आएगा। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में होना ज़रूरी है कि कम्युनिटी के क्या फीचर्स होते हैं। देन हम पढ़ेंगे डायस्पोरा के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे सोशल स्ट्रक्चर को, क्योंकि आप सभी को पता है कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस वो ही मिलकर एक सोशल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? सोशल स्ट्रक्चर बेस है हमारी सोसाइटी का। अगर सोशल स्ट्रक्चर ही नहीं होगा तो सोसाइटी इजीली रन नहीं कर पाएगी और कन्फ्लिक्शंस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। सोशल स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। देन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स। आप सभी को पता है किसी भी सोसाइटी को रन करने के लिए वैल्यूज, नॉर्म्स एंड रूल्स जो हैं वो रिटर्न होते हैं। आप सभी को पता है कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कैसे एक्ट करना है, लेकिन वैल्यूज एंड नॉर्म्स जो हैं वो कहीं भी रिटर्न नहीं है। वो हम सोशलाइजेशन के थ्रू सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से सीखते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है सोसाइटी में एज अ गुड पर्सन। तो वैल्यूज एंड नॉर्म्स के बारे में हम देखेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एचटेट का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, DSSB, आरपीएससी, एनीथिंग, वो हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट इज कल्चर। किसी भी, आप देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, हम सबके यहाँ प्रेजेंट होने के पीछे जो हमारा कल्चर है उसका बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि कल्चर जो है, कल्चर से ही एक इंसान का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो लाइफस्टाइल है, वो आप उसको पहचान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हम लोगों का कल्चर कुछ और है। साउथ ईस्ट में जो रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में, उनके कल्चर में बहुत डिफरेंस है, वेस्टर्न में बहुत अलग कल्चर है। तो इस जितने भी तरह के कल्चर हैं हमारे इंडिया में और आउट ऑफ द इंडिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। देन नेटवर्क, स्टेटस एंड रोल। नेटवर्क कैसे बनते हैं? देखिए, नेटवर्क से ही सोसाइटी रन करती है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं, मान लीजिए, आई एम बिलोंग टू हरियाणा, तो मैं खाली हरियाणा में रह के ही सब कुछ कर लूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अदर जो स्टेट के लोग हैं उनसे भी हेल्प मिलती है, आपको आउट ऑफ द कंट्री भी कुछ चीजों को लेके हेल्प मिलती है। तो ये सब होते हैं नेटवर्क। एंड नेटवर्क सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, इसमें टेक्नोलॉजी भी आती है। अभी देखिए, आप और हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, मैं आपको एक लेक्चर डिलीवर कर पा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो ये है, होते हैं नेटवर्क्स। इसमें हम ह्यूमंस को भी देखेंगे, ह्यूमन रिलेशंस को भी देखेंगे, देन टेक्नोलॉजी के साथ हमारे कैसे नेटवर्क्स हैं उसको भी देखेंगे। देन उसके बाद स्टेटस एंड रोल, कि आपका लाइफ, आपकी जो लाइफ है, आपकी जो फैमिली है, आपका जो एनवायरनमेंट है, आपके नियर बाय जो लोग हैं, उनमें आपका क्या स्टेटस है, आपकी लाइफ में आपका क्या स्टेटस है, आप किस स्टेटस से जाने जाते हैं। इसमें भी बहुत तरह की चीजें आती हैं। मास्टर स्टेटस होता है, की स्टेटस होता है आपका, बहुत सारे, एक इंसान के बहुत सारे स्टेटस होते हैं, देन उनसे कनेक्टेड कुछ रोल्स होते हैं। उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि मैंने इन स्टेटस एंड रोल से रिलेटेड छोटे छोटे शॉर्ट्स में वीडियोस जो है वो बना के डाले थे, वो आप देख सकते हैं। देन हैबिटस हम देखेंगे। व्हाट इज हैबिटस? मैं एक बहुत ही छोटी लाइन में आपको बताती हूँ। हैबिटस मीन्स जो आपकी डेली लाइफ का रूटीन बन जाता है, हैबिचुअल हो जाते हो आप किन्हीं चीजों के लिए, एक तरह से जो आप रोज इंटेंशनली नहीं करते हैं,
बट वो चीजें होती चली जाती हैं, दैट इज कॉल्ड हैबिटस, यानी जो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाती हैं जो चीजें, उसे बोलते हैं हैबिटस। हैबिटस को आप हैबिट से कंफ्यूज मत कीजिए कि आपकी क्या हैबिट है, यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे वो चीजें हो रही हैं जो आप ऑटोमेटिकली चीजों को करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आप स्टार्टिंग में बहुत ध्यान रखते हैं गियर का, ब्रेक्स का, स्पीड का, कि कैसे मैनेज करना है, कैसे स्लो डाउन करना है व्हीकल को, कब फास्टिंग अप करना है। तो धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको चीजें याद रखनी पड़ती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जब आपको गाड़ी चलाना आ जाता है तो क्या आप हमेशा ध्यान रखते हैं? नहीं, ऑटोमेटिकली आपको पता है कि कब आपको ब्रेक लगाना है, कब आपको गियर चेंज करना है, किस स्पीड में क्या गियर रखना है, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड हैबिट्स। नेक्स्ट इज एजेंसीज। अलग अलग एजेंसीज हैं हमारी सोसाइटी में। ब्यूरोक्रेसी में हम फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ब्यूरोक्रेसी मेनली अगर आप सोचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे किसी ऑफिस की बात हो रही है, किसी फॉर्मल रिलेशनशिप की बात हो रही है। नेक्स्ट इज पावर एंड अथॉरिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। पावर एंड अथॉरिटी से भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, आपसे पूछा जाता है पावर एंड, व्हाट इज पावर एंड अथॉरिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये इससे रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टीच किया हुआ है, तो जो कॉन्सेप्ट्स मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ थोड़े लॉन्ग वीडियोस में, उसको हम स्किप कर देंगे ताकि सिलेबस जो है वो कवर हो सके, या एटलीस्ट आप लोगों का रिवीजन हो सके सुन के। सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। कोई भी सोसाइटी विदाउट किनशिप एंड विदाउट फैमिली रन हो ही नहीं सकती। तो इससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हम इस यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। एजुकेशन सिस्टम कैसा है, लॉ एंड कस्टम्स, सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस, कि किस तरह के स्ट्रेटिफिकेशंस होते हैं जिससे ईजी हो जाता है आपको सर्वाइवल। नेक्स्ट इज हायरार्की। हम हायरार्की देखेंगे इसमें कि कैसे एक हायरार्की फॉलो होती है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो या इकोनॉमी में हो, किस तरह से कैसा हायरार्की सिस्टम फॉलो होता है, वो सब चीजें हम इसमें। देन इनइक्वालिटीज, मार्जिनलाइजेशन, कास्ट एंड क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सेक्सुअलिटी, जेंडर एंड डिसेबिलिटीज कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या उनके डिसेबिलिटीज जो है उससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हैं और वो क्यों होती हैं और कितने टाइप की होती हैं, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। देन रेस, ट्राइब एंड एथनिसिटी। रेस एंड ट्राइब, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। एथनिसिटी यानी आप जहाँ पर पैदा हुए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। सोशल चेंज एंड प्रोसेस, कि कैसे सोशल चेंज आता है, कैसे वो प्रोसेस होता है, देन उसके बाद क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। एवोल्यूशन एंड डिफ्यूजन, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, क्या मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अगर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो क्या डेवलपमेंट सच में हो रहा है, अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो क्या सच में लोग मॉडर्न हो रहे हैं, इन सब चीजों को हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीजें। देन सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी यानी किस तरह से अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे लोग गांव को छोड़ के शहर की तरफ मूव कर रहे हैं अपने स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, और या फिर हायर एजुकेशन के लिए। तो उस तरह की कुछ चीज़ें सोशल मोबिलिटी में आपको देखनी होंगी। उसमें क्या है, कुछ लोग कुछ रीजंस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। उसमें एक तो ये भी हो सकता है कि आप अपनी मर्जी से जा रहे हैं कि नहीं, हमें किसी अच्छी सिटी में रहना चाहिए ताकि हम अच्छी एजुकेशन ले सकें। कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं किसी भी गांव में आकर, वहां पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज कम है, उनके पास जो स्किल्स है उनको दिखाने, उनको शो करने के लिए वो प्लेटफॉर्म उनको अवेलेबल नहीं है। वो सब चीजें हम देखेंगे कि फिर सोशल मोबिलिटी क्यों होता है। नेक्स्ट इज, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं डायस्पोरा से। व्हाट इज डायस्पोरा? डायस्पोरा होती है एक स्कैटर्ड पॉपुलेशन, whose lies मतलब स्कैटर्ड पॉपुलेशन जो लाइज करती है, जो उनका ओरिजिन है, जो ओरिजिन उनका सेपरेट जियोग्राफिकल एरिया है वहां से अलग। यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसके साथ आप ये भी लिख लीजिए, scattered population whose lies separately in other geographical
एरिया, यानी आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं कि वो पॉपुलेशन जो अपने ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे वो खुद रहते थे वहां से किसी और ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं, जहां से वो बिलोंग करते थे, जो उनकी एथनिसिटी थी, जो उनकी प्लेस ऑफ बर्थ थी, या जहां से वो बिलोंग करते थे, जहां से उनके पूर्वज बिलोंग करते थे, वहां से उन्हें वो जगह छोड़कर जब कहीं और जाके रहना पड़ रहा है और वो परमानेंटली वहीं के होके रह गए हैं, उस पॉपुलेशन को बोला जाता है डायस्पोरा। इसमें हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा का बेस्ट एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलता है 1947 में, जब क्या हुआ था, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो अलग हुए थे। उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या आपको ऐसा लगता है कि अभी जो उस टाइम पे जो डिवाइड हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो हमारी तरफ जो जो इंडिया की तरफ लोग आ गए, क्या अब वो वापस जा सकते हैं पाकिस्तान? नहीं जा सकते। जो पाकिस्तान में रह गए, क्या अब वो इंडिया आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ये सारी चीजें क्यों हुई? ये सारी चीजें हुई मजबूरी में, पॉलिटिकल वॉर, इन सब चीजों की वजह से ये चीजें हुई कि कुछ लोग पाकिस्तान में ही रह गए, कुछ लोग यहाँ पर ही रह गए। तो अब ये कभी भी अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स परमानेंटली जब आपको फोर्सेबली किसी रीजन की वजह से, वॉर की वजह से या इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से जब कुछ नंबर ऑफ पॉपुलेशन को अपनी प्लेस को छोड़कर कहीं और जाके रहना पड़े परमानेंटली, तब उनके लिए टर्म यूज होता है डायस्पोरा। एंड डायस्पोरा जो है वो सबसे पहले, आपको याद रखना बहुत जरूरी है, सबसे पहले ये जो टर्म थी ये यूज हुई थी ज्यूज के लिए। ज्यूज जो थे वो इजराइल के रहने वाले थे, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि ज्यूज को अपना जो इजराइल है उसको छोड़कर परमानेंटली कहीं और मूव करना पड़ा और वहां पर जाके रहना पड़ा। और ये कब हुआ था ज्यूज के साथ? ये हुआ था 1948 में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायस्पोरा जो टर्म है वो सबसे पहले किसके लिए यूज की गई थी, तो वो यूज की गई थी ज्यूज के लिए। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है समटाइम्स कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायस्पोराज, अगर क्वेश्चन आए मैक्सिमम नंबर ऑफ डायस्पोराज जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कौन सी कंट्री के लोग हैं जो मैक्सिमम डायस्पोराज में आते हैं, देन द आंसर इज इंडियंस। तब तो आंसर होगा जब होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायस्पोरा, तो आंसर होगा इंडियन। इंडियन जो है वो सबसे ज्यादा अपने देश को छोड़कर किसी और देश में मूव कर गए हैं और या उन्हें रहना पड़ा है किसी भी रीजन से, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायस्पोराज जो है वो इंडियंस हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, जो ट्विस्ट जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो ये है कि क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ डायस्पोरा, द आंसर इज इंडियंस। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन से ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ डायस्पोराज हैं जो उनकी खुद की कंट्री की, उनकी जो पॉपुलेशन है उससे ज्यादा अपने देश को छोड़कर कहीं और मूव कर गए हैं। इसको देखिए ऐसे समझते हैं, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो देखिए इंडियंस कितने हैं आज की डेट में, ऑलमोस्ट 140 करोड़ हमारे देश की जनता है। नंबर 1 पे है हम पॉपुलेशन में, हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। 140 करोड़ जो लोग हैं उनमें क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डायस्पोरा, क्या ऐसा है क्या कि 140 करोड़ जितनी हमारी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग डायस्पोरा हैं? नहीं। 140 करोड़ में से अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 140 करोड़ में हमारे देश के लोग बहुत ज्यादा हैं जो डायस्पोरा हैं, लेकिन मैक्सिमम जो खुद के ही देश की उनकी जितनी पॉपुलेशन थी वो मान लीजिए कि अभी उनके खुद के देश में पॉपुलेशन कम है और उससे ज्यादा वो लोग डायस्पोरा बन चुके हैं, मतलब बाहर जा चुके हैं, कहीं और जाके रह चुके हैं परमानेंटली। वो थे ज्यूज। ये है क्वेश्चन कि जितने आपकी खुद की देश की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा लोग डायस्पोरा हैं, तो वो है ज्यूज। लेकिन अगर क्वेश्चन आया मैक्सिमम नंबर ऑफ डायस्पोरा कौन है, वो है इंडियंस।
इस क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आया, थोड़ा सा ट्रिकी लगे कि क्या क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको बार बार रिपीट किया है ताकि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो प्लीज कीप इन माइंड कि आपको इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो सिंपल सा डायस्पोरा के बारे में बस ये याद रखिए, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि क्या लोग ना क्या करते हैं, NRI जो है ना, इनको भी डायस्पोरा बोलते हैं। NRI का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस। ये डायस्पोरा में नहीं है। क्यों नहीं है? इनके बीच का डिफरेंस ही ये है डायस्पोरा एंड NRIs का। ये अपनी चॉइस से गए हैं, दे मूव वॉलेंटरी, हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे, दे मूव वॉलेंटरी, यानी अपनी खुद की इच्छा से। लेकिन जो डायस्पोरा होते हैं वो इनवॉलेंटरी है, क्योंकि उन्हें क्या किया गया? उन्हें फोर्स किया गया है। दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर कंट्री एंड दे आर बाय चॉइस लीव देयर कंट्री, यानी वो इंडियंस जो बाहर अपनी अपनी इच्छा से रह रहे हैं कि भाई हमें बाहर किसी कंट्री में जाके रहना है, हमें वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती है इसलिए हम वहाँ मूव कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इसलिए हम वहाँ मूव कर रहे हैं, वहाँ का एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो सोसाइटी या कम्युनिटी जो जो भी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लाइफस्टाइल है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होके लोग अपनी इंडिया को छोड़कर बाहर मूव कर जाते हैं, वो बोले जाते हैं, उनको कहा जाता है NRI। ये डायस्पोरा नहीं है। दे माइग्रेट बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेस एंड दे माइग्रेट बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज ऑफ द पावर, बिकॉज ऑफ द रीजंस। कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई जिसकी वजह से उन्हें परमानेंटली अपने देश को छोड़ के जाना पड़ा। डायस्पोरा कभी भी कम बैक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो NRI हैं, क्या ये वापस आते हैं? आते हैं ना। दैट इज, दिस इज द डिफरेंस। तो इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि डायस्पोरा और NRI क्या सेम है। नो, दे आर नॉट सेम। मैंने आपको एक सिंपल सा जो इनके बीच का डिफरेंस था वो बता दिया है ताकि आपको याद रहे। इसी तरह से आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली, कुछ 2-4 साल पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले, रोहिंग्याज जो हैं वो इंडिया में एंटर हो गए थे। बांग्लादेश में रह रहे थे, पश्चिम बंगाल में, सॉरी, पश्चिम बंगाल में। तो रोहिंग्याज कहाँ की कम्युनिटी है? रोहिंग्याज जो है वो म्यांमार के हैं। उन्हें वहां से फोर्सिबली निकाल दिया गया है। वो डायस्पोरा में आते हैं क्योंकि उन्हें फोर्सिबली निकाला गया। जो अपनी इच्छा से अपने देश को छोड़ के जाएगा, दैट इज, दे आर NRI। आई होप हमको ये चीजें क्लियर हुई होंगी, वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम कम्युनिटी को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि कम्युनिटी जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट में हम करेंगे कम्युनिटी को। एंड ये था डायस्पोरा, NRI, इनका डिफरेंस। एंड मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि यूनिट 3 में क्या क्या चीजें आने वाली हैं। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट्स ज़रूर मुझसे शेयर कीजिए। आप ज़रूर अपने मैसेजेस ड्रॉप कीजिए कि क्या मैं जो लेक्चर डिलीवर करती हूँ आपको समझ में भी आता है या नहीं। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। अगर कुछ चेंजेस करने हैं, किस तरह से पढ़ाना है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय।